हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। अब सबसे पहले अपन को एनीमिया को डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो एनीमिया को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? तो एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, एनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। किसकी? हीमोग्लोबिन की। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब इसके दो कारण हो सकते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होने के। या तो मान लो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए, अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ रही है? तो या तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, या मान लो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी ख़राब हो जाए, यानी कि क्वालिटी ख़राब हो जाए। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो एक डिजीज़ होती है थैलेसीमिया और सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी की शेप क्या होती है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है किसकी, आरबीसी की नॉर्मल। लेकिन सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिक्कल शेप की हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। किसकी? आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अब जब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एनीमिया की डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाए। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का तो अपन ने एग्जांपल देख ही लिया, ब्लड लॉस हो जाए तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी किसकी, हीमोग्लोबिन की। या मान लो क्वालिटी ख़राब हो जाए, जैसे कि मान लो सिक्कल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। तो एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिडक्शन इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन लेवल। समझ में आ गया? क्वांटिटेटिव के अंदर ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे मान लो हीमोरॉइड्स हो किसी पेशेंट को, पाइल्स की बीमारी हो, उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो रहा है। या क्वालिटेटिव का मतलब है जैसे क्वालिटी ख़राब हो गई, जैसे सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये भी एक एनीमिया के टाइप है। समझ में आ गया? अब अपन को WHO की डेफिनेशन को भी देखना है। WHO कैसे डिफाइन करता है एनीमिया को? WHO डिफाइन करता है जब अडल्ट मेल का हीमोग्लोबिन 13 से कम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, तब अपन उसको क्या कहेंगे, एनीमिक कहेंगे। और अडल्ट फीमेल का हीमोग्लोबिन जब 12 से कम हो जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, एनीमिक कहेंगे। और अडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल को कब कहेंगे, जब वो 11 से कम हो जाएगा। 11 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 ग्राम पर डेसीलीटर और 13 ग्राम पर डेसीलीटर अलग अलग क्राइटेरिया हो गए किसके, एनीमिया के सेक्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेक्स के अकॉर्डिंग, फीमेल, मेल और प्रेगनेंसी के अंदर अलग क्राइटेरिया है। और सीकेडी पेशेंट को अलग क्राइटेरिया से देखते हैं अपन, क्योंकि सीकेडी पेशेंट हमेशा एनीमिक रहता है। सीकेडी पेशेंट का मतलब क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, मतलब उसको कोई पुरानी बीमारी है किडनी की, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। इरिथ्रोपोइटिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो आरबीसी फॉर्म कम होगी, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट हमेशा एनीमिक रहता है। लेकिन अपन को कब ध्यान देना है कि वो ज़्यादा एनीमिया हो जाए उसको, जब वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा कम हो जाएगा उसका हीमोग्लोबिन, तब अपन को उसकी जाँचें करवानी है और ध्यान देना है। समझ में? इवेल्युएट करना पड़ेगा, तब अपन को इवेल्यूशन करना पड़ेगा। कब? तब उसकी 10 ग्राम पर डेसीलीटर से उसका हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं एनीमिया का। अब अपन पहले कौन सा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में, बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्रोसेस, मतलब इटियोलॉजी के हिसाब से, मतलब किस वजह से एनीमिया हो रहा है पेशेंट को, उस हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। तो बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्रोसेस मतलब इटियोलॉजी क्या है उसकी, किस वजह से उसको एनीमिया हो रहा है, तो उस हिसाब से सबसे पहले देखेंगे अपन डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। अब आरबीसी का प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आयरन, विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी।
आयरन, विटामिन B2 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई। आयरन किसके अंदर चाहता है? आयरन चाहता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर काम में आता है आयरन। जब आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी होते ही क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, क्योंकि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा। और विटामिन B12 कहाँ काम में आता है? विटामिन B12 आता है क्रोमेटिन मैचुरेशन के अंदर काम में आता है। क्रोमेटिन मैचुरेशन और DNA रेप्लिकेशन के अंदर काम में आता है। अगर ये कम हो जाएगा विटामिन B12 तो क्रोमेटिन और DNA मैचुरेशन ढंग से नहीं होगा। समझ में आ रही है? वो कंडेंस ढंग से नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल शेप्ड RBC, बड़ी बड़ी RBC बाहर आ जाएगी बोन मेरो से, लार्ज साइज RBC, जिनको अपन क्या कहते हैं? मैक्रोसाइटिक RBC, मैक्रोसिटिक RBC। क्यों हो रही है मैक्रोसिटिक RBC? क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन मैचुरेशन ढंग से नहीं हो रहा, DNA का रेप्लिकेशन ढंग से नहीं हो रहा। DNA का रेप्लिकेशन और क्रोमेटिन मैचुरेशन ढंग से नहीं होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, तो वो कंडेंस ढंग से नहीं होगा, तो RBC की साइज़ क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, यानी कि उसकी साइज़ डिक्रीज़ नहीं होगी, बड़ी बड़ी साइज़ की RBC बोन मेरो में से बाहर आ जाएगी। पेरिफेरल स्फीयर के अंदर, बोन मेरो के अंदर RBC का फॉर्मेशन होता है। या क्या हो जाए? फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी भी किसके अंदर काम? फोलेट डेफिशिएंसी के कारण भी क्या है? क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ढंग से नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो एक तो ये कारण हो गया कि मान लो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन B12, आयरन और फोलेट की डेफिशिएंसी। एक तो ये कारण हो गया जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो गया RBC का। बोन मेरो डिसऑर्डर हो गए। अपनी RBC फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मेरो के अंदर RBC का फॉर्मेशन होता है। अब मान लो बोन मेरो के अंदर फाइब्रोसिस हो जाए, फाइब्रोसिस हो गया पूरी बोन मेरो का, तो जितना भी स्पेस था बोन मेरो का, वो सारा स्पेस क्या हो गया? फाइब्रोज हो गया। तो स्पेस क्या हो गया? ख़त्म हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, ख़त्म हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। तब जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो RBC का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और जब अपन फाइब्रोसिस के अंदर बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं, किसी भी बोन मेरो के अंदर जब फाइब्रोसिस हो जाएगा, जब अपन उसका बोन मेरो एस्पिरेट करते हैं तो ड्राई टेप आता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता एस्पिरेट के अंदर, क्योंकि क्या हो गई? बोन मेरो फाइब्रोसिस हो गया बोन मेरो को पूरा। तो बोन मेरो डिसऑर्डर जैसे माइलोफाइब्रोसिस, माइलोडिस्प्लेजिया, एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर RBC एप्लेजिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? पेनसाइटोपिनिया, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? बोन मेरो का फाइब्रोसिस हो गया। बोन मेरो का फाइब्रोसिस हो गया तो बोन मेरो के अंदर हर तरीके की सेल बनती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो तीनों सेल डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? ट्राइलिनियस डिसऑर्डर। ट्राइलिनियस का मतलब क्या है? कि तीनों सेल डिक्रीज हो जाएगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। एक मान लो बोन मेरो सप्रेशन भी हो सकता है डिक्रीज प्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल। अब बोन मेरो सप्रेशन कब होता है? मान लो किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया था, तो उसके अंदर कीमोथेरेपी चल रही थी, या कोई कैंसर था उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ? बोन मेरो सप्रेशन हो गया। अब बोन मेरो सप्रेस हो गया, काम करना बंद कर गए बोन मेरो के सेल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा? RBC का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। लो लेवल्स ऑफ ट्रोफिक हार्मोन्स। ट्रोफिक हार्मोन्स का मतलब क्या है? जो हार्मोन RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स की कमी हो जाए, जैसे इरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से आता है। अब किडनी से CKD पेशेंट, जिनको किडनी की पुरानी बीमारी है, उसके अंदर इरिथ्रोपोएटिन का लेवल कम हो जाएगा, तो RBC प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। थायराइड हार्मोन भी क्या करता है? थायराइड हार्मोन भी स्टिमुलेट करता है किसको? RBC फॉर्मेशन को। समझ में आ रही है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में क्या होगा? एनीमिया प्रेजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? इसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होती है, और थायराइड हार्मोन क्या करता है? RBC प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ का क्या मतलब है? तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के एग्जांपल हो गए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, या मान लो बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण। समझ में आ रही? उसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है? RBC का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है? अब अपन ने इटियोलॉजी के हिसाब से एक तो देख लिया कि डिक्रीज प्रोडक्शन हो गया, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। इटियोलॉजी मतलब दिक्कत कहाँ है? प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत है, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं हो रही RBC ढंग से।
अब एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूस तो हो रही है ढंग से, बोन मेरो ढंग से काम कर रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का ज़्यादा। मतलब बन तो सही रही है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है आरबीसी का। अब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है, हीमोलिटिक अनीमिया, इनहेरिटेड हीमोलिटिक अनीमिया, समझ में आ रहा है, एक्वायर्ड हीमोलिटिक अनीमिया। अब इनहेरिटेड हीमोलिटिक अनीमिया अपन बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज़ जो मैंने बताया था, इसके अंदर क्या हो रही है, क्वालिटी ख़राब हो गई आरबीसी की। अब जब ये स्प्लीन के थ्रू जाएगी तो स्प्लीन के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी क्या हो गई, क्वालिटी ख़राब हो गई। अब स्प्लीन के अंदर क्या होती है, बारीक बारीक ब्लड वेसल्स रहती है। जब इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी आरबीसी की, तो ये यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, इन बारीक ब्लड वेसल से पास नहीं हो पाएगी, तो ये यहीं ट्रैप हो जाएगी आरबीसी, क्योंकि इसकी शेप क्या है, ख़राब हो गई, तो यहीं ट्रैप हो जाएगी। तो इसको मैक्रोफेज आके खा जाएगी, क्योंकि ये यहीं ट्रैप हो गई। ट्रैप क्यों हो गई, क्योंकि इसकी शेप ख़राब हो गई। ये कैसी हो गई, सिक्कल शेप की हो गई। सिक्कल शेप की हो गई तो यहाँ से पास नहीं हो पाएगी ब्लड वेसल्स में से। स्प्लीन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से पास नहीं हो पाएगी, तो वहीं ट्रैप हो जाएगी, वहीं फंस जाएगी। तो वहाँ पर जो मैक्रोफेज है वो इसे आकर खा जाएगी, समझ में आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, किनका, आरबीसीज का। आरबीसीज का हीमोलाइसिस होगा तो अमाउंट डिक्रीज होगा तो एनीमिया हो जाएगा। और एक कंडीशन होती है एक्वायर्ड हीमोलिटिक अनीमिया। अब एक्वायर्ड हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है, कोम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है, कोम्स पॉजिटिव होगा इसके अंदर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, एक होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए एक्वायर्ड हीमोलिटिक अनीमिया के। अपन ने ये भी देख लिया कि डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और एक अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया। अब एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन भी सही हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, बॉडी में से लॉस हो रहा है, मतलब ब्लड का लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। अब एक तो हो सकता है एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस का कारण क्या हो सकता है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, या मान लो हिमेटमेसिस हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, एक साथ बहुत सारा ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया एक साथ, उसकी वजह से एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से क्या हो गया, एनीमिया हो गया। या मान लो किसी को क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब काफ़ी दिनों से ब्लड लॉस होगा थ्रू जीआईटी, मान लो जीआईटी के थ्रू हो रहा है। मान लो किसी को क्या है, हीमेरोइड्स हैं या पेप्टिक अल्सर है। अब इनके थ्रू क्या हो रही है, अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जीआईटी के अंदर। अब ये ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लीड कहाँ, ये खून जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कहाँ से पास होगा, स्टूल के थ्रू पास होगा, स्टूल। अब ये ब्लड स्टूल के थ्रू पास होगा तो स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक टारी स्टूल, ब्लैक टारी स्टूल हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे मेलिना। तो किसी को क्या हो रहा है, बहुत दिनों से ब्लड का लॉस हो रहा है, काफ़ी दिनों से ब्लड का लॉस हो रहा है, और धीरे धीरे वो ब्लड लॉस इतना हो गया, क्रोनिक ब्लड लॉस इतना हो गया, जैसे मान लो हीमोरॉइड्स हो गए, पेप्टिक अल्सर हो गए पेट में, उनकी वजह से ब्लड लॉस होता जा रहा है। अब ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। अब जो ब्लड पास करेगा स्टूल के थ्रू, वो ब्लड कहाँ से जाएगा, स्टूल के थ्रू। अब वो स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक कलर के स्टूल पास करेगा, जिनको अपन बोलते हैं ब्लैक टारी स्टूल, जिसको क्या बोलते हैं, मेलिना। और एक कार्सिनोमा में भी क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मतलब स्टोमक का कैंसर हो गया किसी को, और इंड्यूस ब्लीडिंग भी हो सकती है किसी को। मान लो कोई एंडोस्कोपी कर रहा है, एंडोस्कोपी करते हैं अपन, तो एंडोस्कोपी की वजह से क्या होगा, इंजरी हो जाएगी कहीं जीआईटी के अंदर, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। या मान लो किसी को हीमोडायलिसिस हो रहा है, तो हीमोडायलिसिस के अंदर लॉस हो गया, तो हीमोडायलिसिस लॉस हो सकता है। अब अपन ने आरबीसी को, एनीमिया को कैसे क्लासीफाई कर दिया, एक तो बेस्ड ऑन दी इटियोलॉजी, मतलब इटियोलॉजी क्या थी वैसे कर दिया। जैसे मान लो किसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है आरबीसी का, एक तो ये था। एक हो गया कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है आरबीसी का, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, जिसका एग्जांपल था हीमोलिटिक अनीमिया। और मान लो ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे एक्यूट ब्लड लॉस होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, हीमेटमेसिस हो गया, या क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है थ्रू पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एटसेट्रा।
अब अपन क्लासीफाई करेंगे एनीमिया को बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द आरबीसी। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अपन क्लासीफाई करेंगे। अब उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, ये मेज़र करती है आरबीसी की वॉल्यूम को, आरबीसी की साइज़ और वॉल्यूम को मेज़र करता है ये क्राइटेरिया मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वॉल्यूम वैल्यू होती है 80 to 100 फेम्टोलीटर। अब मान लो किसी की वैल्यू 80 से भी कम हो जाए, 80 से भी कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब इसका एग्जांपल क्या है, सीता से याद करना है, सीता ये ट्रिक है इसकी। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ओ एक और एग्जांपल है इसके अंदर ही, लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के अंदर भी कौन सा एनीमिया दिखेगा अपन को, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की साइज़ क्या हो गई, 80 फेम्टोलीटर से कम हो गई। एक हो गया आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इन लेट स्टेज। लेट स्टेज के अंदर क्या दिखेगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया, किसमें, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब आता है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक का मतलब क्या है कि आरबीसी की साइज़ नॉर्मल है, 80 to 100 के बीच में ही है। उसका एग्जांपल क्या होंगे, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, एक्यूट ब्लड लॉस, सबके अंदर ए आ रहा है, 3 के अंदर एक्यूट ब्लड लॉस, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, अब ये दोनों में आ रहा है। तो माइक्रोसिटिक में कब आएगा, जब वो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया लेट स्टेज के अंदर, और शुरुआत के अंदर वो क्या होगा, नॉर्मोसिटिक रहेगा। एक हो सकता है रीनल डिजीज, किसी को सीकेडी का पेशेंट है कोई। अब आता है माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक का एग्जांपल क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण क्या होता है, ड्यू टू फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब इसके अंदर एक और होता है नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका एग्जांपल क्या है, ड्यू टू एल्कोहल, लीवर डिजीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अपन को किसी भी पेशेंट की जब अपन CBC कराते हैं, अगर उसकी MCV का साइज़ आ रहा है 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा, तो अपने दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक, और सबसे पहले आना चाहिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो अपन उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के अंदर अगर वो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के। फिर अगर मान लो ये नॉर्मल आई, तो फिर सोचेंगे अपन नॉन मेगालोब्लास्टिक, जिसके अंदर आ सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी हो किसी को, या लीवर की बीमारी हो, या एल्कोहल की, क्रोनिक एल्कोहल इंटेक करता हो कोई, ये सब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया। अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, एक तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, एक इटियोलॉजी के हिसाब से। समझ में आ रहा है। अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। अब एनीमिक पेशेंट के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का क्या हो गया, डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिन और आरबीसी का डिसऑर्डर है एनीमिया, जिसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कहाँ पर, टिश्यूज़ के पास। ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगी तो ATP फॉर्मेशन डिक्रीज़ होगा, तो अपन जो मसल्स हैं वो इजीली फैटिक कर जाएगी, यानी थक जाएगी, मसल्स काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ATP क्या है, एनर्जी है, किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो ATP डिक्रीज़ होगी, तो मसल्स ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो ईजी फैटिकेबिलिटी होगी। टायर्डनेस रहेगी, पेशेंट हमेशा टायर्ड रहेगा, लिथार्जिक रहेगा, हेडेक रहेगा। हेडेक क्यों रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ हो गई ब्रेन को, तो ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएगा पर्सन फील इरिटेट, तो पर्सन को क्या होगा, हेडेक होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पेल स्किन होगी, पेलर होगा, और रैपिड हार्ट बीट। पेलर अपन कहाँ चेक करते हैं, पेलर चेक करते हैं अपन आइज़ में। आइज़ में कहाँ, सब कंजक्टाइवा। और कहाँ चेक करते हैं, नेल्स में चेक करते हैं, टंग में चेक करते हैं। अब ये सब कंजक्टाइवा कैसी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी एकदम। वाइट क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो गया। समझ में आ रही है। रैपिड हार्ट बीट। अब रैपिड हार्ट बीट क्यों हो रही है यहाँ पर, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है टिश्यूज़ की, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए हार्ट क्या करेगा,
कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच सके कहाँ पर, टिश्यूज़ के पास। ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा आरबीसी जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी टिश्यूज़ और मसल्स को, तो उसके लिए कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा हार्ट। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा, हार्ट कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेट कैसे करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ करेगा, विस्कोसिटी डिक्रीज़ कर देगा ब्लड की और वासोडाइलेशन कर देगा। समझ में आ रही है। तो रैपिड हार्ट बीट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तेज तेज सांस लेगा मैन, जल्दी जल्दी सांस लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि कंपनसेट करना है ऑक्सीजन डिमांड को। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेगा पर्सन, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मेलिना, मेलिना क्या होगा, ब्लैक टारी स्टूल। मान लो किसी पेशेंट को एनीमिया है ड्यू टू ब्लड लॉस, ब्लड लॉस की वजह से किसी पेशेंट को एनीमिया है, तो मान लो जीआई ब्लड लॉस हो रहा है, जीआई ब्लड लॉस होगा तो उसका स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर, जिसको बोलते हैं मेलिना। किसी पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है एनीमिया में, उसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का लाइसिस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा एक्सिस में। अब वो बिलिरुबिन कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, वो बिलिरुबिन जाके डिपॉजिट होगा आई में, स्क्लेरा में, पाम में, स्किन में, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो हीमोलिटिक एनीमिया में एक्सिस डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट बनेगा बिलिरुबिन, जो कहाँ डिपॉजिट होगा, स्क्लेरा, स्किन और पाम्स पे और सोल ऑफ फुट के अंदर। और क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकता है एनीमिया के पेशेंट को, मतलब उसकी जीआईटी का सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। काइलोनिकिया प्रेजेंट हो सकता है एनीमिया के पेशेंट को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। स्पून लाइक नेल, चम्मच की जैसे नेल हो जाएंगे, ब्रिटल हेयर हो जाएंगे पेशेंट के। समझ में आ रहा है। अब अपन एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे एनीमिया का, बेस्ड ऑन रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। इसको अब मैं समझाऊंगा एग्जांपल से ये क्या होती है रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, लेकिन अभी अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। जब रेटिकुलोसाइट इंडेक्स 2.5 या 3 से कम हो जाती है, या तो 2.5 याद रख लो या 3 याद रख लो, जब इससे कम हो जाएगी रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, इसका मतलब है कि हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया, हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया है उसको, यानी कि प्लोरिफिलेशन नहीं हो रहा बोन मेरो के अंदर आरबीसी का। उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, सीता से याद कर लो। नॉर्मोसिटिक, मतलब ये रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स के हिसाब से क्लासीफाई किया। नॉर्मोसिटिक के अंदर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, रीनल फेलियर, सीकेडी, एप्लास्टिक एनीमिया। अब मैक्रोसिटिक के अंदर आ रहा है मेगालोब्लास्टिक, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी से होता है। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, लीवर की डिजीज़ हो गई, क्रोनिक एल्कोहल इंटेक है कोई। तो हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया के 3 टाइप हो गया, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक। हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स क्या हो गई, 2.5 से कम या 3 से कम हो गई। मैं बाद में समझाऊंगा रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर के आखिरी में। अब मान लो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स क्या हो गई, 2.5 या 3 से ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया। मतलब बोन मेरो क्या कर रही है, एक्सिस में काम कर रही है बोन मेरो, इसके अंदर बोन मेरो सप्रेस हो रखी है, इसमें एक्सिस में काम कर रही है, हाइपर है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हीमोलिटिक एनीमिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है मान लो सेल्स का, मतलब एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है आरबीसी के खिलाफ, और वो एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन कर रही है आरबीसी का, इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई, जैसे मान लो किसी को, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, इसके अंदर 2 एग्जाम्पल होते हैं, HUS और TTP, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, या मान लो एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है। तो हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया कब होगा, जब रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 3 या 2.5 से ज़्यादा हो जाए। हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया कब होगा, जब रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 3 से कम या 2.5 से कम हो जाए। तो इसके अंदर बोन मेरो सप्रेस हो गई, इसमें बोन मेरो एक्सिस में काम कर रही है,
अब अपन समझेंगे एग्जाम्पल से कि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होती है। अब इसका एग्जाम्पल है, ए फीमेल एक जो प्रेजेंट है, मतलब डॉक्टर के पास आई विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है 2%। कैलकुलेट करेक्टेड रेटिकुलोसाइट इंडेक्स एंड आरपीआई। ये क्या कह रहा है, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स और रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स को आरपीआई लिखेंगे अपन, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले अपन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है रेटिकुलोसाइट इंटू हीमोग्लोबिन ऑफ पेशेंट। हीमोग्लोबिन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.5 और रेटिकुलोसाइट कितना दिया हुआ है 2 इंटू 7.5 जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। हीमोग्लोबिन, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है और डिज़ायर हीमोग्लोबिन। अब पेशेंट क्या है, फीमेल है, फीमेल का डिज़ायर हीमोग्लोबिन कितना अपन मान लेते हैं 15, वैसे 14 मानते हैं लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए अपन कितना मान लेते हैं 15। डिज़ायर हीमोग्लोबिन याद करना है अपन को, 15 याद करना है। 15 होता है मेल का और 14 होता है फीमेल का, लेकिन अपन यहाँ 15 मान के करते हैं। तो 1/2 तो आरपीआई तो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट कितना आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कितना आया 1। अब अपन को क्या मेजर करना है, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। समझ में करेक्टेड रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कितना आया था 1 आया था। कैसे आया था, रेटिकुलोसाइट कितना है 2 और हीमोग्लोबिन ऑफ पेशेंट कितना है 7.5 और डिज़ायर कितना है 15। डिज़ायर याद रखना है, मेल में 15 फीमेल में 14, तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1। अब आरपीआई का फॉर्मूला होता है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट अपॉन मैचुरेशन टाइम। अब मैचुरेशन टाइम अपन को याद रखना है, जब हीमोक्रिट 45 होगा तो मैचुरेशन टाइम 1 डे होगा। हीमोक्रिट जब 35 होगा तो 1.5 होगा कितना मैचुरेशन टाइम, और जब 25 होगा तो 2 डे होगा। समझ में आ गई। तो अपन को हीमेटोक्रिट कैसे मेज़र करते हैं, हीमेटोक्रिट का फॉर्मूला होता है एसिटी का हीमोग्लोबिन इंटू 3, तो 7.5 इंटू 3 तो कितना आ गया 22.5। अब 22.5 के लिए कितना मानेंगे अपन 2 डे मैचुरेशन टाइम, तो आरपीआई कितना हो गया 1/2 तो कितना हो गया 0.5। अब आरपीआई कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो ये क्या है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। अब ये क्या है हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया है, तो अपन को हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया मान के इसको डायग्नोसिस बढ़ाना है आगे। समझ में आ रहा है। तो ये ख़त्म होता है एनीमिया का क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स, एनीमिया की डेफिनेशन, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या होती है, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स और करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, ये अपन ने सब समझ लिया है। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।